को टिक कर दिया हमने, ठीक है। लिख दिया क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए तो ये पहला लॉ अपन पढ़ते हैं। देखिए इस लॉ को अगर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ पहले, इसका है ना, तो बेसिक पॉइंट समझ में आ जाएगा, फिर अपन चलेंगे इसको न्यूमेरिकली देखना अपने को। तो लिख दो मेरे साथ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at any electrode, the amount of substance deposited at any electrode is proportional to amount of charge passing through electrolytic solution। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात, अगर अपन इसको यूँ कहें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि W प्रोपोर्शनल Q, W प्रोपोर्शनल Q, W क्या हो जाएगा अभी बताएंगे। देखो W प्रोपोर्शनल Q इक्वेशन नंबर 1। तो W क्या है भाई यहाँ वो बताओ, और Q क्या है वो भी समझो। तो देखो इसमें हमने क्या कहा कि डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो W हमारी वो डिपोजिटेड अमाउंट है, ठीक है, या लिबरेटेड बोल दो एक ही बात है। तो W वो जमा पदार्थ की मात्रा है, पर कब, जब उसमें कितना करंट Q, तो Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो W मिल गया और Q मिल गया, Q प्रेरणा, W मिल गया और Q, हाँ Q मिल गया, Q और थोड़ा जोर लगा के बोलना चाहिए था, W और Q दोनों मिल गए अपने को। चलिए तो अब देखिए अपने इसको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा फॉर द इक्वलिटी। तो हमने कांस्टेंट यूज किया Z, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई W इक्वल टू Z इंटू Q। अब Z क्या है वो बता देता हूँ आपको। तो Z है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। कुल मिला के समझे Z कांस्टेंट है जो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यूज किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप जानते हो ना फिजिक्स में Q क्या होता है, चार्ज। 1 कूलम किसको कहते हो, देखो 1 कूलम का मतलब अगर फिजिक्स की भाषा में समझे तो 1 कूलम को क्या कहते हो आप लोग फिजिक्स में, इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट, है ना, पास फॉर 1 सेकेंड टाइम। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि अगर आप फिजिक्स में चला गया बीच में, कि अगर आप 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड टाइम के लिए पास आउट करते हो तो जो चार्ज डेवलप हुआ वो कितना है, 1 कूलम, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस लिहाज से फिजिक्स में आप क्या लिखते हो, Q इक्वल टू I इंटू टी। I जहाँ करंट है किसमें, एम्पियर में ही होना चाहिए, और T जहाँ टाइम है वो भी किसमें, सेकंड में नेसेसरी है। और जब आप I इक्वल टू 1 और T इक्वल टू 1 तो I इंटू टी ऑल्सो 1, तो एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू कूलम। तो Q कब 1 होगा, जब 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड के लिए फ्लो करवाएं। द अमाउंट ऑफ 1 एम्पियर करंट फ्लो फॉर 1 सेकेंड, देन चार्ज पासिंग 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज पास होता है। तो यहाँ अगर मैं बात लिखूँ Q की अमाउंट, क्योंकि 1 कूलम ही होगा ऐसा तो अपन कह नहीं सकते, ऐसा तो तब कहेंगे जब करंट और एम्पियर दोनों, ये जो करंट और टाइम 1 हो, तब आप कहते हो कि 1 कूलम पर टाइम ज़्यादा हो सकता है, एम्पियर इन करंट ज़्यादा हो सकती है। तो इस लिहाज से अपन इक्वेशन 2 में जाते हैं, Q का वैल्यू रखते हैं, करेक्ट है।
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं Q का अमाउंट रख दूँ तो क्या आएगा, W इक्वल टू ZIT। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं इस बात को, तो सही है क्या, W इक्वल टू ZIT। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, देखो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे कि इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, सपोज कर लेते अपन T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इन शब्दों में Q कितना हो जाएगा, 1 कूलम। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों अप्लाई करता हूं मैं, दिख रहा है कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से दोनों कोई सी भी यूज कर लूँ, ठीक है। 2 और 3 से करके देखते हैं क्या आया। देखो 2 से करेंगे तो Q का अमाउंट कितना हो गया यहाँ, 1, क्योंकि I 1 है, T 1 है, तो Q भी 1 है, तो W इक्वल टू Z। यहाँ अगर IT के हिसाब से देखें तो I1 T1, तो चाहे इक्वेशन 2 अप्लाई करो चाहे 3 अप्लाई करो, क्या आएगा आंसर, W इक्वल टू Z। ये हमने सीखा, पर यहाँ से डेफिनेशन मिल गई आपको Z की। किसकी डेफिनेशन मिल गई, Z की डेफिनेशन। क्या मिलेगी देखना, Z क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, वो इक्वल है किसके, डिपॉजिटेड अमाउंट के। इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू डिपॉजिटेड अमाउंट, बट व्हेन देन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। 1 कूलम चार्ज, या इन अदर वर्ड्स द करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिंग फॉर 1 सेकेंड। क्लियरिटी आ रही है। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आएगी, क्या आई, द इक्विवेलेंट कांस्टेंट Z is equal to deposited amount, correct ना, is equal to deposited amount of substance, सही है। the equivalent constant Z is equal to deposited amount of substance, but when then 1 कूलम चार्ज पास थ्रू सॉल्यूशन। गलत तो नहीं कह रहा मैं, ये डेफिनेशन पूछे तो कर सकते हो ना, व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू सॉल्यूशन। क्लियरिटी आ रही है, श्योर, दिख रहा है ना। द इक्विवेलेंट कांस्टेंट Z इज इक्वल टू डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ substance, but when then 1 coulomb charge pass through solution। तो आपके जो सिलेबस की बात है वहाँ तक तो अपने को फर्स्ट लो इतना ही सीखना है, पर न्यूमेरिकली इसमें और भी बहुत अच्छी टर्म्स आती है कई है, तो अपन एक छोटा सा पॉइंट और सीखते हैं, इसमें नोट लगा के सीख लेते हैं। किताबी ज्ञान हमने कर लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। और नोट से कुछ सीखेंगे तो 3 एग्जाम्पल से सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखो कि Na+ आयन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि NaCl सॉल्यूशन यूज किया हमने, सपोज कर लीजिए NaCl, तो Na+ आयन का रिडक्शन कैसे होगा, Na+ आयन एक्वस कंडीशन में मान लीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया सोडियम सॉलिड, तो हमें कौन सी मेटल मिल रही है, सोडियम मेटल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अपन कि नहीं सर इसकी जगह अपन किसका यूज करें, मैग्नीशियम+2 एक्वस कंडीशन में आयन से कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2, करेक्ट कह रहा हूँ मैं, और क्या बनाएंगे Mg सॉलिड, तो हमें सेकंड मेटल मिल गई। अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 डालता हूँ, देखिए तो एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन्स, गलत तो नहीं है ना, समझ में आ रही है बात, एल्यूमिनियम सॉलिड। तो ये 3 एग्जांपल हमने बोर्ड पे सेटअप कर दिए। अब तीनों को अपन स्टडी कर रहे हैं, देखो ठीक है, तीनों को स्टडी कर रहे हैं। ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल, और सब्सटेंस भी कितना जमा हो रहा है, 1 मोल, और सोडियम का 1 मोल मतलब 23 ग्राम। यहाँ से एक बात सीखिए, और सीखने क्या, वो देखो ध्यान से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल होता है, 1 फैराडे के, याद है क्या, आज ही पढ़ा था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू, तो देखो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 96500 कूलम।
बिकॉज इट इज इक्वल टू 1 फैराडे। ये हमने पढ़ लिया ना कि 1 फैराडे इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू 96500 या विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें रिएक्शन क्या कह रही है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चार्ज भी किसका है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का, और वो किसके इक्वल? 96500। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही है। और ये किसके इक्वल अमाउंट है? 1 फैराडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 × 96500 कूलाम। हमने 1 फैराडे को कन्वर्ट किया ना 1F, और F की अमाउंट रख दी, ये चार्ज यूज किया हमने। कितना? हाँ, तो अमाउंट कितनी मिली हमें? वो उसका मोलर मास है कि नहीं है? 1 मोल का मास। अच्छा, 1 कूलाम पास करें तो कितनी अमाउंट मिलेगी? मैं सही कह रहा हूँ क्या? श्योर? कोई कंफ्यूजन? पक्का? और आप जानते हो क्या, कुछ ही मिनट पहले आपने कहा था कि व्हेन 1 कूलाम चार्ज पास, जब हम 1 कूलाम चार्ज पास करते हैं देन W = Z। यस और नो? बोलो। यही बात हुई थी ना कि अगर 1 कूलाम चार्ज पास करेंगे तो जो अमाउंट जमा होगी वो उसके इक्विवेलेंट कांस्टेंट के इक्वल आएगी। कुछ ही मिनट पहले लिखा था कि W = Z, बट व्हेन देन 1 कूलाम चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। यहाँ कितना कर रहे हो? 1 कूलाम जमा अमाउंट ये रही, ये किसके इक्वल आएगी? Z के। तो आपको होते से लिख दूं क्या मैं? Z = 23/1 × 96500। बोलिए। इसके लिए चेक करते हैं क्या यही अमाउंट आती है। यहाँ कितनी मोल इलेक्ट्रॉन है? 2 मोल इक्वल टू 2 फैराडे। तो देखो बेटा, 2 फैराडे करंट, 2 फैराडे चार्ज, करेक्ट है ना? तो जमा अमाउंट 1 मोल 25 ग्राम। तो कितना? बोलो सही है क्या? 2 फैराडे का मतलब 2 × 96500। यस और नो? 1 फैराडे है ना, फैराडे से अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 है तो डबल कर दिया। कूलाम तब कितना? 25 ग्राम ही है, क्योंकि ये अमाउंट ही चेंज की है। और 1 कूलाम चार्ज पास करेंगे तब कितना? 25/96500 ग्राम। और अभी वो बात फिर से अप्लाई हो गई कि जब आप 1 कूलाम चार्ज पास करते हो तो जमा अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो सीधा सा मतलब Z = बोलो यस और नो? सही है। ये Z आ रहा है यहाँ पे। इसके लिए Z कितना आ रहा है वो देखो फिर से। यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 फैराडे, है ना? वी पास 3 फैराडे चार्ज। डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि यहां देखो 1 मोल है, 1 मोल इसका कितना है? 27 ग्राम। तो इतना करंट पास किया तो 27, इसको कूलाम में कन्वर्ट करें तो 396,500 कूलाम चार्ज डिपॉजिटेड अमाउंट ये इतनी रहेगी कूलाम में, क्योंकि ये तो 3 फैराडे की इक्वल अमाउंट है। 1 कूलाम चार्ज, यहाँ बेटा लिखना, हाँ सही लिखा हुआ ना, वी पास 3 फैराडे चार्ज डिपॉजिटेड अमाउंट। तो हमने कितना चार्ज पास कर दिया? 1 कूलाम चार्ज पास। तो डिपॉजिटेड अमाउंट कितनी आएगी? 27 डिवाइड बाई 3 × 96500। समझ में आई क्या ये बात? अरे सीधी सी बात है, इतना चार्ज पास करेंगे तो इतना अमाउंट, और 1 कूलाम करेंगे तो इससे डिवाइड कर दिया। 100 करे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 हो तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो। पर याद रखना 1 कूलाम चार्ज पास करते हैं तो जमा अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो Z क्या आ रहा है? 27/3 × 96500। इन तीनों स्थिति में एक बात देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं तो इसको कन्वर्ट करता हूं मैं, इसको देखना एक बार फटाफट। Z ये क्या है? मोलर मास ऑफ सोडियम। बोलो बेटा सही है क्या? तो MNA
एन मोलर मास का संकेत Na4 सोडियम अपॉन 1 क्या है, इसकी वैलेंसी है कि नहीं है, तो N और इंटू 96500। यहां आते तो क्या आया, Z इक्वल टू M मैग्नीशियम, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड बाई N इंटू 96500। बोलो यस और नो। और यहां क्या आ रहा है, Z इक्वल टू M एल्यूमिनियम अपॉन N इंटू 96500। करेक्ट है क्या। और इन सब में N कौन है, एक साथ लिख देता हूं तीनों के लिए। N को दो बातों में समझाएंगे, या तो मैं कहूं इसको वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, कि मेटल आयन का वैलेंसी देख लो, सोडियम के लिए 1, मैग्नीशियम के लिए 2, एल्युमिनियम के लिए 3, तो वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो ये नहीं कही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। बोलो यस और नो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, यहां कितने इन्वॉल्व, 1 2 3, तो n की वैल्यू यहां 1, यहां 2, यहां 3, तो दोनों ही बातें सही है। पर मैं मानता हूं कि आसान कौन सा है, वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। करेक्ट है कि नहीं है। तो इन तीनों फॉर्मूलों ने एक बात सिखा दी कि Z इक्वल टू, अगर मैं नॉर्मलाइज करके लिखूं तो ऊपर लिखो मोलर मास, यस और नो। सबका मोलर मास है ना, वो तो मेटल बदलेगा तो देखो एक बात तो आप जानते हो, जो मेटल यूज करेंगे उसी का तो मोलर मास लिखा जाएगा। तो ऊपर टर्म किसकी है, मोलर मास की, नीचे किसकी है, N इंटू एफ। बोलो यस और नो। सही है क्या, पक्का कि Z की वैल्यू क्या आई, Z कैसे निकालेंगे, M अपॉन N इंटू एफ। M क्या, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, N क्या, वैलेंसी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, और F क्या, फैराडे, और फैराडे के अमाउंट तो 96500 दोबारा आ जाएगा। क्लियरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें आगे, चलिए। तो इस ये Z जो कैलकुलेट किया हमने, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखिए हमने कुछ ही मिनट पहले क्या पढ़ा था, फर्स्ट लो। तो फ्रॉम फर्स्ट लो क्या पढ़ा था कि W जो डिपॉजिट अमाउंट है वो इक्वल है Z इंटू आई इंटू टी। करेक्ट है ना, ये था। और Z नहीं हो तो Z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला मिल गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ फिट कर दो तो क्या आएगा, W इक्वल टू, अगर मैं Z की फॉर्मूले को अप्लाई कर दूं तो M अपॉन N इंटू एफ, और ऊपर क्या है I इंटू टी। तो एक नया फॉर्मूला आ गया अपने पास कि W इक्वल टू एम आई टी अपॉन एन एफ। आई एम्पियर है, T टाइम है इन द सेकेंड। या इसको आपको तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, W इक्वल टू एम आई टी अपॉन N इंटू 96500। बोलो भाई, फैराडे का वैल्यू तो फिक्स है, तो हमारे पास एक बेनिफिट हो गया कि Z नहीं हो उस कंडीशंस में सोल्व कैसे करते क्वेश्चन, तो ऐसे कर लेंगे इन फॉर्मूलों से, जो हमारी बुक में तो नहीं है पर हम इससे कर लेंगे। क्लियरिटी आ रही है क्या। अब देखिए एक और ध्यान कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग किससे लिख देते हैं नॉर्मल में, E से, वो इक्वल होता है मोलर मास M अपॉन वैलेंसी N, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो आप मुझे बताओ, अगर इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल है, M अपॉन N के, यहाँ भी क्या यूज हो रहा है, M अपॉन, तो इसको हम और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो क्या आएगा फाइनल इक्वेशन अपना, ये भी आ सकता है कि W इक्वल टू ई आई टी अपॉन फैराडे
और फेराडे का अमाउंट लिख देता हूँ तो 96500। ये सब बेनिफिट मिल गया। तो हमारे पास कितने इक्वेशन आ गई देखो काउंटेबल करने के लिए न्यूमेरिकली। W = ZIT एक इक्वेशन, Z नहीं हो तो सेकंड इक्वेशन, ये नहीं M भी नहीं हो, इक्विवेलेंट मास हो तो थर्ड इक्वेशन। पर इक्विवेलेंट मास में फिर N की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये न्यूमेरिकली बेनिफिट हो गया अपने को कि कई फॉर्मूले आ गए। क्वेश्चन क्या है, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 10 मिनट, कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। करेक्ट है। तो हमारे पास क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में दिया गया है I, जो कितना है 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है T, टाइम कितना 10 मिनट, पर वो नहीं चाहिए अपने को, तो 10 × 60 = सेकेंड। टाइम किस में चाहिए अपने को हर हाल में, सेकेंड में, तो कन्वर्ट कर लिया। यस और नो, क्लियर। इसके अलावा जेड अपने पास है नहीं, तो जेड वाले फॉर्मूले से नहीं जाएंगे। क्लियरिटी। अब देखिए क्वेश्चन ही को देखते हैं अपन ध्यान से। तो क्वेश्चन अपने को एक बात और कह रहा है कि किसके सॉल्यूशन में पास किया, तो ये सॉल्यूशन डिसोशिएट हो चुका है ना सेल में। आप लोगों ने पढ़ा था रेंडमली डिसोशिएट होता है, पहले रेंडमली मूव करता है, करंट फ्लो करते ही स्पेसिफिक मोशन शुरू होगा, एनाइंस गोज टू एनोड, कैटाइन गोज टू। तो ये बताओ किस में टूटा हुआ है, +2 + SO4 -2। किसके अमाउंट पूछ रहा अगला, कॉपर की। तो कॉपर किससे बना होगा, इससे। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, आप लोग समझदार हो इतने। तो कॉपर +2 एक्वस से क्या बना रहे हो, कॉपर सॉलिड। पहले तो बताओ रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि प्लस का 2 है, आगे चल के 0 हो रहा है, तो चार्ज डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, रिएक्टेंट की साइड में, R फॉर रिडक्शन, R फॉर राइट, R फॉर रिएक्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करने हैं, राइट हैंड, यानी कि रिएक्टेंट साइड में। कितने, जितने का डिफरेंस है, 2 और 0 का डिफरेंस। और नहीं समझ में आए तो इन चार्ज को काट के देखो, 0 हो जाएगा क्या, 2 + 2 - 0। ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। इस इक्वेशन के बिहाफ पे बताओ n कितना है, 2। वैलेंसी दिख रही है, वैसे भी 2 है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे तो भी 2 है। n आ गया तो आसान है, तो हम गएंगे सीधे फॉर्मूले पे। कौन से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ। करेक्ट है ना, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, W = MIT/NF। करेक्ट है क्या। अच्छा एक बात बताइए मुझे ध्यान से, इस इक्वेशन के बाद जो अमाउंट जमा हुआ वो कितना है, 1 मोल। और 1 मोल कॉपर होता है 63 ग्राम। तो कॉपर का मोलर मास कितना है, 63 ग्राम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ 2 मोल बने होते सपोज, ठीक है, 2 मोल बने होते, तो एक काम करना पड़ता अपने को। क्या करना पड़ता कि हम कहते साहब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए और 2 मोल बने, पर बनाना अपने को 1 मोल, तो उसके आधे कर देंगे। मैथ्स का फॉर्मूला है ना कि इतने से इतना बना, तो कितने से कितना बनेगा, तो वो वाला फॉर्मूला लगा के और हम 1 मोल पे काउंट कर लेंगे कि 1 मोल बनाने में कितना करंट यूज हो रहा है। तो ये 1 मोल पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये M आ गया, I पता है, T पता है, N है, F है, सब जानकारी आ चुकी है। अरे आ चुकी है ना, कोई कंफ्यूजन। चले आगे, तो वैल्यू रख दो। M कितना 63, I 1.5, T 600, N 2F 96500 ग्राम। इसको 16 आप खुद कर लेंगे घर से। मामला समझ में आ गया क्या, ये सीधा बेनिफिट हो गया अपने को इस फॉर्मूले का। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलम टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखकर ये बताना है कि 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने में कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, वो भी किस में, कूलम में। तो देखो क्वेश्चन को समझ के ही करते हैं। क्वेश्चन के बेस पे अपन दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं एक बार। देखो तो इक्वेशन क्या है अपने पास, एल्यूमिनियम +3 + 3 इलेक्ट्रॉन =
एल्यूमिनियम सॉलिड। ये क्वेश्चन में दे रखा है। आप मुझे बताओ इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं? 3 मोल। सही है, दिख रहा है ना इक्वेशन में कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। और इसको यूज करने के बाद जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ वो कितने मोल है? 1 मोल। पेपर में भी क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 मोल को ही डिपॉजिट करना है, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है कि जो डिपॉजिट करना है वो ऑलरेडी 1 मोल है। 1 मोल डिपॉजिट कब हुआ? जब कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो ना, चार्ज ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3 फेराडे। पता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे और इक्वल टू 3 × 96500 कूलाम। सही है क्या? तो अगर ये फेराडे में बताए तो 3 फेराडे, कूलाम में बताए इतना, तो इतना कूलाम चार्ज हमने यूज किया फॉर द मेकिंग 1 मोल एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या आया? यही आया ना। टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 × 96500 कूलाम चार्ज रिक्वायर्ड। सही है क्या? बोलो बेटा, सही है क्या? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो इतना अपने को रिक्वायर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं, मुझे नहीं लग रहा शायद। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 मोल की जगह अगर अगला कहते 2 मोल के लिए बताओ तो क्या बताएंगे? तो इसी तरीके से कर लेंगे कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए रिक्वायर्ड है इतना, तो 2 मोल के लिए इससे डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मोल के लिए 3 से, हाफ पूछे तो हाफ कर देंगे। तो बड़ा, ये तो मैथ्स वाले फॉर्मूले लगने लग जाएंगे। तो चलें आगे, एक और देखते चलिए फटाफट। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है और क्या पूछा है कि 1 मोल Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन जो है उसको रिड्यूस करने में कितने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी, तो इक्वेशन के हिसाब से तो इसका ऑलरेडी कितना मोल है? 1 मोल। और इस 1 मोल को रिड्यूस करने में अपने करंट जो यूज़ किया वो कितने मोल है? 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 फेराडे, 6 फेराडे का मतलब 6 × 96500 कूलाम। तो आंसर सीधा आ गया कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन रिड्यूस बाय दिस अमाउंट। और अगले ने पूछा भी क्या है, कितनी अमाउंट इन द कूलाम रिक्वायर्ड है फॉर द रिडक्शन ऑफ दैट इन 1 मोल। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे 6 × 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। इतनी चाहिए साहब 1 मोल होने के लिए, क्योंकि यहाँ एक ही है। तो यह दोनों ही क्वेश्चन जो हमने किए उसमें संयोग ऐसा रहा कि जितनी अमाउंट अगले ने पेपर में दी उतना ही सोल्व हो रहा है, तो दिक्कत नहीं आ रही। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी नीडेड इन कूलाम टू रिड्यूस 44 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम +3 आयन। कोई रिएक्शन नहीं दे रखी, तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम +3 आयन से क्या बना रहे हैं? एल्यूमिनियम। तो रिएक्टेंट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। रिएक्टेंट कौन हो गया यहाँ पे? Al+3 आयन। और इससे प्रोडक्ट जो बना वो कौन है? Al सॉलिड। आप मुझे बताओ, ये रिडक्शन हो रहा है ना? रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे राइट हैंड पर, और गैप कितने का है? 3 और 0, तो 3 का डिफरेंस, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। इस लिहाज से देखो, ये कितने मोल बना है? 1 मोल, और इसका 1 मोल होता है 27 ग्राम, करेक्ट। और इतना बनाने में जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई वो हो रही है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 फेराडे, यानी कि 3 × 96500 कूलाम। तो इस क्वेश्चन से अपने को कुछ चीज़ें मिल गई। क्या मिल गई? 27 ग्राम। क्योंकि मैं ग्राम में क्यों लिख रहा हूँ, मेरी मजबूरी हो गई इस बार, मुझे क्वेश्चन में ग्राम में पूछा है, मोल में नहीं पूछ रखा, तो मैं ग्राम में लिख लेता हूँ। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास
3×96,500 कूलाम। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही कह रही है क्या रिएक्शन कि 27 ग्राम जमा होगा अगर आप 3×96,500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। या फैराडे में पूछे तो 3 फैराडे, पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? कूलाम। ठीक है, तो कूलाम में लिख दिया। 1 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी? 3×96,500 अपॉन, करेक्ट है क्या? कूलाम, सही है ना? पर हमें डिपॉजिट कितना करना है? तो मैथ्स वाले तरीके से चल रहे ना, बोलने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए मुझे। तो ये हो गया कूलम। ठीक है, आप इसको मल्टीपल करके सॉल्व कर लेंगे नहीं तो काम सॉल्व तो कर ही लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो आंसर समझ में आ गया। तो यहाँ ये